स्टार्ट करें। अब लोकस तो सीख लिया, अब आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन में लगभग क्या 8 फॉर्म पढ़ेंगे इसके, जिसमें से 7 तो अभी करा दूंगा, एक है पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक वाले बाद में मैं क्या मतलब अगले लेक्चर में ही हो जाएगा। आज 7 टाइप का हो जाएगा, 8वां वाला जो है वो अगले लेक्चर में हो जाएगा। तो टोटल 8 टाइप का है। फिर इसके बाद एंगल बिटवीन लाइन है, एंगल बाइसेक्टर वगैरह है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इमेज है, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस है, पॉइंट एंड लाइन है, ठीक है, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो बाकी जो कुछ भी बच रहा है, अभी मान के चलो कि 50% काम हम लोगों का पूरा हो चुका है लगभग। आज जब इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मेंस वाला जो PYQ दे रखा मैंने, उसमें से ढेर सारे कर सकते हो। ठीक है, आज और कल 2 लेक्चर और कल तक, कल के बाद 50% PYQ गायब। उसके बाद जो बचेगा 50% वो आगे 4-5 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो अभी बिना देरी के शुरू करते हैं। तो लाइन को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को लाइन का स्लोप चाहिए होता है। ठीक है, एक स्लोप हो और एक पॉइंट हो तो हम लोग लिख पाएंगे। सबसे पहला फॉर्म यही है। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि कोई भी लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तो होना नहीं है। आड़ा टेढ़ा रह गया तो फिर उसका स्लोप होगा कुछ, और जो स्लोप होगा उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे उसका मतलब फाइंड करना है उसको, और किस तरीके से उसको देखना है, इंटरप्रेट करना है, पूरा का पूरा एनालिसिस करना है। तो इंक्लिनेशन एंड स्लोप, कोई भी लाइन है तो जो कुछ भी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, ये तो इतना ठीक है। तो जो भी हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है ना, इसी को हम लोग इंक्लिनेशन बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ गए? तो इंक्लिनेशन को क्या लिखोगे? एंगल मेड बाय द लाइन with positive x axis in anti-clockwise direction। ये अपना इंक्लिनेशन है। अब देखो, ये एक पॉइंट गिवन है x1, y1, और ये एक पॉइंट है x2, y2। तो अगर 2 पॉइंट गिवन है तो इसमें हम लोग tan थीटा तो निकाल ही सकते हैं ऐसे। ये डायग्राम कुछ याद आया? ऐसे तो हमेशा निकालते रहते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला में भी ये बना रखा है ना। तो लाइन का नामकरण हो गया AB। AB एक लाइन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा और इसका स्लोप मान के चलो कि m है। हम लोग स्लोप को m से ही डिनोट करते हैं। तो अब ध्यान से देखो, स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं? इधर देख लो भाई, कह रहा हूं स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये है टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। मैंने tan जो है ना उसको उसका पूरा नाम लिखा है। तोड़ दो। ये टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, इसका मतलब क्या होगा? tan ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? थीटा। ठीक है ना, चोट तो नहीं लगी जा रही।
तो स्लोप जो है वो टेन थीटा के बराबर होगा। टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है। तो टेन थीटा को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस से देखो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा ये, y2 माइनस y1 वर्टिकल डिस्टेंस, ये कितना है y2 माइनस y1, और ये वाला कितना है पूरा x2 माइनस x1। तो स्लोप को हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। इसके अलावे भी कुछ लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। अगर मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाऊँ, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी स्लोप ही। तो इसको दोनों में से निगेटिव कॉमन ले लो या फिर माइनस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2 नीचे। जब भी इसको लिखोगे स्लोप को तो इतना ध्यान रखना कि जैसे ऊपर माइनस किया है ना, वैसे ही नीचे ही माइनस करना है। मतलब क्या हुआ इसका, तो पॉइंट नंबर 2 में से अगर घटा रहे हो 1 को, तो ऊपर भी घटाओ और नीचे भी वैसे ही घटाओ। ये नहीं कि ऊपर 2 में से 1 को घटा रहे हैं और नीचे 1 में से 2 को घटा दिया, तो फिर वो m नहीं कुछ और निकल जाएगा, माइनस m निकल जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर घटाते समय y कोऑर्डिनेट अगर इसको सेलेक्ट किया पहले, मतलब पॉजिटिव और माइनस दिस, तो दो x कोऑर्डिनेट को भी वैसे ही घटाना है, x2 माइनस x1 करना है, उल्टा नहीं। समझ गए? तो ये पूरा लिखो, और इसके बाद कुछ कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू जो होते हैं ना, उसके अनुसार हम लोग स्लोप का टेबल ही बना लेते हैं। इधर थीटा हो गया पूरा 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यहाँ पर स्लोप की वैल्यू tan 0 कितना होता है 0, tan 30 1/√3, ये 1, ये √3 और ये नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखना, इसमें तो m इक्वल टू 0 है, तो ये सीधा का सीधा x एक्सिस आ जाए, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। समझ गए? मतलब y कांस्टेंट हो गया इसमें, है ना। तो इसमें y जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो अगर जीरो स्लोप के लाइन को लिखना हो जनरल फॉर्म में, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसको, समझे। और वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल लाइन ऐसे, ठीक, ये जो लाइन है इसमें x की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगी, किसी भी वर्टिकल लाइन में x कांस्टेंट रहेगा हमेशा, y की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन x तो कांस्टेंट है ना। तो वर्टिकल लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो दोनों का इक्वेशन डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को। कंप्लीट। समझ लो, बोले मुझे भी हो रखा है 4 दिन से। सामने जो समझ में आएगा वो वहां पर नहीं आएगा। डेढ़ घंटा। देखो ट्राई करूँगा 1.5 घंटे से पहले हो जाए, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली उतना लग ही जाता है। अभी स्लोप क्या, y इक्वल टू सी, सी कॉन्स्टेंट हो गया यहाँ पर, c का मतलब है कांस्टेंट।
अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन है, एक ही है, ज़्यादा नहीं है। द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x हुई एब्सिसा आर 1,2। इसका मतलब है कि दो पॉइंट है और उसमें एब्सिसा का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट दोनों का दे रखा है 1 और 2, समझे। तो y कोऑर्डिनेट हम लोग इस कर्व के इक्वेशन से निकाल सकते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब इसमें अगर 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 5, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा, नहीं कुछ और आएगा 4 प्लस 2 पुट कर लो तो 4 प्लस 8 12 आ गया, ये 12 आ जाएगा। अब यहाँ से स्लोप निकाल लोगे कैसे, ऊपर में से नीचे घटाओ, 12 माइनस 5 इधर 2 माइनस 1 नीचे, डिनोमिनेटर में कितना आ गया 7/1, बस। सुपर इजी, लिखने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। 1 पुट कर दो 5, 2 पुट कर दो 12, 12 और 5 का डिफरेंस 7, ठीक है ना, और इधर 2 माइनस 1 1, तो 7/1 हो गया, बस। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है अपना इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन का जो मैंने कुछ देर पहले बोला था ना कि कैसे बताते हैं, वही लिखा हुआ है, लिखा है ना, क्या लिखा है, लोकस ऑफ ए पॉइंट विद ए कांस्टेंट स्लोप। तो जब कांस्टेंट स्लोप रहेगा तभी लाइन बनेगा, और वेरिएबल रहेगा तो कुछ और बन जाएगा। जैसे ये कर्व है तो यहाँ पर देखो हर एक पॉइंट पर, इसमें 2-4 पॉइंट दिखा देता हूँ, 1 2 3 और 4। यहाँ पर स्लोप ये रहा, यहाँ पर अलग है, ठीक है ना। 4 पॉइंट लिया मैंने इस कर्व पे, और चारों के चारों अलग अलग स्लोप पे, चारों पॉइंट, ठीक। अब देखो लाइन बनाता हूँ इधर, जब लाइन बनाऊंगा ना तो इसमें हर एक पॉइंट पे स्लोप वही रहेगा। यहाँ पर भी स्लोप सेम, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, कहीं भी ले लो, लाइन में कहीं भी ले लो स्लोप सेम ही रहने वाला है। स्लोप का मतलब एक्स एक्सिस से एंगल, हॉरिजॉन्टल से एंगल देख लो, कांस्टेंट है एंगल, लेकिन यहाँ पर देख लो साफ साफ दिखेगा कि ये अलग अलग एंगल है। ये तो सीधा ही है, ये तो हॉरिजॉन्टल ही बना दिया मैंने। ये एंगल इतना, ये छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, अब तो बचा ही नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, समझे। तो कर्व में स्लोप चेंज हो रहा है और लाइन में स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए लाइन का डेफिनेशन में ही ये आ जाता है, लोकस ऑफ द पॉइंट विद कांस्टेंट स्लोप। अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन। सबसे पहला क्या है, पॉइंट स्लोप या स्लोप पॉइंट, जो बोलो आगे पीछे। तो जो भी फॉर्म हम पढ़ रहे हैं ना वो गिवन है। अगर पॉइंट स्लोप है तो इसका मतलब है हम लोगों को एक पॉइंट होगा और एक स्लोप होगा, समझे। दो चीज़ें गिवन है, लाइन आ जाएगी। बताता हूँ कैसे। ये रहा गिवन पॉइंट x1, y1, या फिर अल्फा बीटा जो भी मानना चाहो मान सकते हो। गिवन पॉइंट ये रहा A, और एक लाइन पर जनरल पॉइंट मानने का आदत डालना पड़ेगा डेरिवेशन के लिए। तो लाइन पर जनरल पॉइंट क्या मान रहे हैं, x, y, है ना। अब इसको स्लोप दिया हुआ है, स्लोप क्या है, गिवन है, तो स्लोप को मैं सीधा m से डिनोट कर देता हूँ जो गिवन है। तो गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं साइड में। गिवन है स्लोप और पॉइंट x1, y1, ये दोनों चीज़ें गिवन है। अब अगर ये दोनों चीज़ें गिवन है तो हम लोग स्लोप को और भी दूसरे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हो, गिवन तो है बट फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो स्लोप इक्वल टू यहाँ से
टेन थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ से लिख दो वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन। अब क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब अगर इसको सजाना हो तो इसको सजा भी सकते हो, ऐसे भी लिखा जा सकता है एम एक्स प्लस वाई वन माइनस एम एक्स वन। इधर देखो यस सर, पॉइंट स्लोप फॉर्म में इस तरीके से आ रहा है ना, Yes, sir. y इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई वन माइनस एम एक्स वन। तो ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट ही बनने वाला है। हम लोगों को y1 पता है, m पता है और x1 पता है, तीनों पता है, तो ये पूरा मर्ज होकर के कांस्टेंट बनता है। यस सर, और ये कांस्टेंट जो है वो इंटरसेप्ट के फॉर्म में आएगा, Yes. वो तीसरा फॉर्म है, ओके सर, समझे? तो बाद में वो आ ही जाएगा। तो अभी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही है अपना फॉर्म। और ऐसे भी लिख सकते हो लिख ले सर। ये अलग रह गया क्या? अब अगला देखो, अगले वाले में 2 पॉइंट फॉर्म है, ठीक है। अब 2 पॉइंट फॉर्म कैसे होगा, 2 पॉइंट गिवन होगा, 2 पॉइंट लिखा हुआ है ना, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट का मतलब क्या है, 2 पॉइंट गिवन रहेंगे, बाकी कुछ भी गिवन नहीं रहेगा। हाँ 2 पॉइंट है ना, तो फिक्स हो गया ना 2 पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए एक ही लाइन बन सकता है। अगर एक पॉइंट हो तो बहुत सारे लाइन बनेंगे। यस, अगर एक पॉइंट है तो इसमें डायरेक्शन तो दिया ही नहीं है, तो कैसे भी लाइन बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, कैसे भी बना दो, समझे? इसलिए 2 पॉइंट या 2 कंडीशन होने जरूरी, ठीक है। 2 चीज़ें पता होनी जरूरी है लाइन के लिए। सिर्फ स्लोप से काम नहीं चलेगा, समझे? अगर सिर्फ स्लोप गिवन हो तो देखो कितने सारे लाइन बना पाओगे, बहुत सारे। ये देखो एक ही स्लोप पे बहुत सारे लाइन है, समझ रहे? और अगर एक पॉइंट रहेगा तो इसमें इनफाइनाइट स्लोप पर लाइन बना सकते हैं हम लोग, समझ गए? तो दोनों एक साथ अगर हो जाए ना, मतलब स्लोप और पॉइंट एक साथ हो जाए तो फिर एक ही लाइन बनेगा, एक लाइन ही बन पाएगी। बस। इसलिए 2 चीज़ें पता होनी जरूरी है, सिर्फ एक पॉइंट से या फिर एक स्लोप से काम नहीं चलेगा। देखो 2 पॉइंट है ए और बी, x1 y1 x2 y2। ये 2 पॉइंट गिवन है। यस अब सर, तीसरा पॉइंट हम लोग मान लेंगे। जनरल पॉइंट मान लेंगे x, y। मान लिया। अब यहाँ से कंसेप्ट तो वही रहेगा। देखो स्लोप को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो पूरा का पूरा नोन है, ठीक है, दोनों पॉइंट नोन है, तब भी यहाँ से भी स्लोप लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, एक हमारा जो एजम्पशन है, जो पॉइंट x, y जनरल पॉइंट, उसको यूज करके किसी 2 में से किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करो और तब जा करके स्लोप लिख लो, ठीक है। दोनों तरीके से लिखोगे, इक्वेट करोगे तो लाइन निकल के आ जाएगी। देखो जैसे एम ए बी इक्वल टू एम ए पी इक्वल टू एम बी पी, ठीक है। ये तीनों स्लोप तो इक्वल ही होंगे। अब एम ए बी लिखो, क्या है, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स वन। एम ए पी लिखना y माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन ए पी, ठीक है।
और बीपी क्या हो जाएगा, y माइनस वाई टू डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स टू। अब एक तो नॉन स्लोप रखना और बाकी दूसरा वाला कोई भी एक अननोन स्लोप। अगर दोनों अननोन स्लोप होंगे ना तो दिक्कत होगी, लेकिन नॉन स्लोप होगा तो सीधा सीधा आंसर आएगा। समझ रहे? अगर इससे भी कैलकुलेशन करोगे तब भी कोई बात नहीं, ठीक है ना, इससे भी कैलकुलेशन करोगे तो सेम ही आंसर आने वाला है। लेकिन इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो इससे बढ़िया है कि जो गिवन है उससे स्लोप निकाल लो। अब मैं इसको सेलेक्ट करके लिख रहा हूँ, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये आया। अब देखो ये पूरा का पूरा मटेरियल क्या है, पिछले वाले के अनुसार स्लोप है, ठीक। तो हम लोग 2 पॉइंट जो गिवन होता है ना उससे स्लोप अलग से निकाल लेते हैं और स्लोप पॉइंट फॉर्म की तरह लिख देते हैं लाइन को, बस। ये सारे के सारे चुटकियों में सोल्व होने वाले हैं। जो भी कंसेप्ट है ना, बस 1-1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर कंसेप्चुअल रहा तो मॉडिफाइड रहता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। चलो अब आगे चलते हैं। अब तीसरे वाले में एक तो स्लोप गिवन रहेगा और दूसरा इंटरसेप्ट गिवन रहेगा, वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है वो, ठीक है। तो देखो ये बना हुआ है लेकिन इंटरसेप्ट अभी पता नहीं चलेगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा तब पता चलेगा। ये रहा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो देखो इधर वाई एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना ये लाइन एक्सटेंड करने पे, तो ये ओरिजिन से जितना डिस्टेंस हुआ ये पूरा का पूरा, इसको हम लोग वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। यस सर। और ऐसे ही अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कोई लाइन तो उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। यही पीछे और बढ़ाओगे ना तो एक्सिस को भी कट करेगा, तो ये वाला पोर्शन जो है ना इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस को जहाँ जितना दूर कट कर रहा है ना, तो ये होगा ओरिजिन से एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। और ये क्या होगा वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में कट कर रहा है, लेकिन ये लेंथ होता है इसलिए हम लोग रिप्रेजेंट हमेशा पॉजिटिव ही करते हैं। बस इतना पता रहेगा कि निगेटिव एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट बना रहा है या फिर पॉजिटिव में बना रहा है, जैसा रहेगा उसके हिसाब से हम लोग साइन ले लेंगे, ठीक। अब देखो इसमें गिवन क्या क्या है, तो गिवन है अपना एक तो स्लोप गिवन है, एम से डिनोट कर देता हूँ इसको, और इंटरसेप्ट गिवन है कौन सा, वाई। वाई इंटरसेप्ट जो है वो एज्यूम कर लो सी के बराबर है, कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो क्या है ये, एक जनरल पॉइंट मानो इस लाइन पे एक्स कॉमा वाई, ये जनरल पॉइंट है। और जो इंटरसेप्ट गिवन है ना उससे हम लोग एक और पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, वाई एक्सिस है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, और सी डिस्टेंस ओरिजिन से ऊपर जाओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सी, क्योंकि हम लोग ओरिजिन से सी डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं तो ये प्लस सी हो जाएगा, पॉजिटिव वाई है ये, ठीक है। तो 0, c आ गया। अब इन दोनों पॉइंट का यूज करके स्लोप लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो लिख लेते हैं m इक्वल टू वाई माइनस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस 0 एम एक्स। अब c को उस तरफ लेके चले जाओ तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला तो सुना सा है। ये जो है ना लाइन, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ये हमने फिजिक्स की क्लास में पढ़ाई है। बिल्कुल। सबसे छोटा फॉर्म है और सबसे ज़्यादा अगर यूज होता है तो यही है। कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन एज्यूम करना हो ना तो हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा है, वेरिएबल भी 2 ही है इसमें, इजीली सोल्व,
तो सबसे बढ़िया और सबसे छोटा यही लगता है, इसलिए मोस्ट यूजफुल फॉर्म है। यहाँ पे लिख दो मोस्ट यूजफुल फॉर्म। लो, मोस्ट यूजफुल फॉर्म है। हम लोगों को कहाँ कहीं भी परेशानी होगी ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पता करना हो, बस यही एज्यूम होने वाला है, y इक्वल टू mx प्लस सी। हाँ, कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन है। अगर मान लो कि तुम्हारा दोनों इंटरसेप्ट पूछ रखा हो या फिर दोनों इंटरसेप्ट से डील करना हो, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वी इक्वल टू 1, वो भी है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म 5वें नंबर पे। तो वैसे एज्यूम करते हैं, ठीक है। और हाँ, 3 हो गए। हाँ, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 पॉइंट गिवन है, ठीक है ना, 3 पॉइंट गिवन है। अब अगर 3 पॉइंट गिवन है तो उससे ट्रायंगल तो फॉर्म हो ही जाएगा। कोलिनियर नहीं है, बस ध्यान रखना, कोलिनियर नहीं है, मैंने सोच समझ के दिया। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू पी, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जिससे मीडियन फाइंड करना हो उसको हम लोग हमेशा टॉप पे मानेंगे। पी के थ्रू मीडियन फाइंड आउट करना है तो पी को ऊपर रखो 2,1, ताकि देखने में हम लोगों को सुविधा हो, देखने में सुविधा हो। जैसे ये देखो, मीडियन बनाया, मिड पॉइंट से पास हो गए, ये पी एम है, यहाँ पर क्यू आर। सर एक बात ये बताना, हाँ, जो मीडियन है वो परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्टर भी होता है। डिपेंड करता है कि वो कौन सा ट्रायंगल है। अगर आइसोसेल्स या फिर इक्विलेटरल रहेगा तब, ठीक, स्केलिन में नहीं होगा। अल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। बाइसेक्टर नहीं होता। बाइसेक्टर कोई ज़रूरी नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में बाइसेक्ट करता है ठीक है सर। और आइसोसेल्स में भी बाइसेक्ट करता है, लेकिन वो तभी बाइसेक्ट करता है आइसोसेल्स में जब ये दोनों साइड बराबर हो, समझ गए। अनइक्वल साइड पे अगर खींचोगे अल्टीट्यूड तो वो बाइसेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पे आते हैं वापस, देखो क्यू आर जो है, इधर सुन लो, अगर ये पी एम मीडियन है तो क्यू आर का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला से बताओ क्या होगा, -12 होगा, -1/2। यहाँ पर 6 + 3 9/2 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ पी एम लिख सकते हो, किससे लिखोगे, 2.4, ठीक है। तो सेलेक्ट करो कोई भी पॉइंट, फ्रैक्शन वाला पॉइंट तो कोई भी सिलेक्ट नहीं करना चाहेगा, तो y-1 इक्वल टू इधर x-2 लिखो और इसमें हम लोग स्लोप लिखेंगे। स्लोप कैसे लिखेंगे, 1 - 9/2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस हाफ, यानी कि 2 + हाफ। अब क्या होगा, y-1 और इधर -7/2 आएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 5/2 और इधर x-2, तो 2 से 2 कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इधर उधर का अरेंजमेंट देखो, 5y - 5 इक्वल टू -7 × x + 2 लिखो। 5y + 7x, इधर क्या है +14, इधर क्या है 5, उधर लेके जाओ तो 14 5 19, तो ये आ जाएगा आंसर। इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, 7x + 5y - 19 = 0। दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। चाहो तो सारे टर्म को एक साथ लिखो, उस साइड 0 रह जाएगा, या फिर वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, मतलब दूसरी साइड। बड़ी देर से जागे। पागल है क्या, मत कर।
अभी एक और क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा ज़्यादा सोचने वाला है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी। लेट ए -1,0, बी 3,3√3 एंड सी ओरिजिन है। ये 3 पॉइंट है, ठीक है। क्या पूछा है? द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। अब इसको थोड़ा सा प्लॉट करोगे, पी क्यू आर कहाँ से आ गया? ये पी क्यू आर नहीं है, ये हो जाएगा एंगल बी सी ए लिख दे, जैसे आपकी इच्छा। एंगल बी सी ए। तो देखो इसको एक तो ओरिजिन है ये, और बी कहाँ पर होगा? कहीं इधर होगा, 3,3√3। ये हो गया बी, ये हो गया सी, सी को मैंने लिखा ही नहीं, सी। और ए कहाँ पर है? -1,0 यहाँ पे -1,0, ठीक है। अब ये एक ट्रायंगल बनेगा, सही है। इक्वेशन ऑफ एंगल बी सी है, बी सी एंगल ये रहा, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है बता सकते हो डायरेक्टली? 120 डिग्री, 120 डिग्री। हाँ कैसे? जादू। जादू नहीं, ये देखो, ये वाला जो अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा छोटा सा इधर, तो उसमें हाइट कितनी है? 3√3, बेस कितना है? 3। तो y/x करो, tan थीटा = √3। इसका मतलब ये कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। और अगर ये 60 है तो ये 120 है। और अगर ये 120 है तो इसका बाइसेक्टर कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। इसका जो बाइसेक्टर होगा ये इधर से 60 डिग्री पे है, लेकिन इधर टोटल कितना है? 120 है ना? यस सर। तो यहाँ पर हम लोगों को थीटा क्या लिखना पड़ेगा? 120 डिग्री। और इतना ध्यान रखना कि इंक्लिनेशन जो है ना, जहाँ पे इंक्लिनेशन मैंने लिखवाया है वहाँ पे लिख दो 0 से लेकर के 180 तक होगा, ठीक है। 0 से 180 तक होगा थीटा, लेकिन 180 इंक्लूड मत करना, समझे? तो लिखना कैसे है? थीटा बिलोंगिंग टू 0 से लेकर के 180 डिग्री, ऐसे लिखो, ठीक है। जहाँ पे इंक्लिनेशन मैंने लिखवाया है ना, वहाँ पर ये लिख लेना, थीटा का रेंज मैंने लिख दिया। थीटा 0 से 180 डिग्री तक होगा, लेकिन 180 इंक्लूडेड नहीं है। फर्क ही नहीं पड़ता, 0 वाला 180 का काम कर देगा, है ना। 180 पे भी स्लोप 0 है, 0 पे भी 0 है, तो उसको इंक्लूड करके क्या करना। अभी देखो इधर, अगर m = 120 डिग्री है, इसको हटाओ। अगर ये m = 100 मतलब थीटा = 120 डिग्री है तो m कितना हो जाएगा? tan 120। tan 120 को और क्या लिख सकते हो? -tan 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और इसको 180 - 60 लिख सकते हैं 120 को। tan 180 - थीटा -tan थीटा हो जाएगा, सही। तो -tan 60, तो इसको -√3 लिखे हुए, तो स्लोप = -√3 हो गया। अगर स्लोप पता है तुम्हें और एक पॉइंट पता है, ठीक, तो इक्वेशन लिख सकते हैं। पॉइंट कौन सा है? ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है और स्लोप पता चल चुका है। कैसे लिखोगे? y - 0 = m × x - 0 लिखोगे। पॉइंट कौन सा है? c, और c का कोऑर्डिनेट है 0,0, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। तो y = √3x -√3x, इसको y + √3x = 0 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। कहाँ पर है ये? डी में, ठीक है। एक और तरीका है इसका, बताओ कैसे? दूसरा तरीका बताओ कैसे करोगे?
मिड पॉइंट नहीं, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर वाले प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा ट्रायंगल में। ठीक है, ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस कितना है 1 के बराबर। पेन ही चेंज कर लेता हूँ। ये डिस्टेंस कितना है 1 के बराबर। BC कितना है, BC बताओ कितने 6 के बराबर होगा। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, 27 + 9 उसका रूट ले लो, 36 का रूट कितना हो जाएगा 6। तो BC का लेंथ हो गया 6। तो अपना जो एंगल बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को कैसे डिवाइड करता है, जो दो साइड बचे हुए हैं उन्हीं के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये 1:6 का रेशियो होगा, समझे। जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर कट कर रहा है इसको मान लो कि क्या मानोगे, ABC है ना, P मान लो इसको, इस पॉइंट को। तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। -6 + 3 तो -3 हो जाएगा, -3,7 हो जाएगा P का कोऑर्डिनेट x वाला। और y वाला कैसे लिखोगे, 6 × 0 + 3√3 अपॉन में 6 + 1 7। तो इसको लिखो 3√3 / 7। P का कोऑर्डिनेट आ गया, ओरिजिन आ चुका है ना। तो कैसे लिखोगे बताओ, y = कोऑर्डिनेट को माइनस करो, y -0 x -0, तो y और x बीच में यहाँ पर स्लोप आता है। स्लोप कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म वाला, 3√3/7 डिवाइडेड बाई -3/7, रूट नहीं है, -3/7। 7 से 7 गया, 3 से 3 गया, क्या बचा, ऊपर √3 नीचे -1। हाँ, y = -√3x, सेम ही चीज़ है, y + √3x। तो ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, और इधर हम लोगों ने दिमाग चला लिया, जुगाड़ वाला मेथड तुरंत हो गया, ये इजी भी लग रहा होगा। तो ये एंगल बाइसेक्टर वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ जाता है अगर इजी कोऑर्डिनेट हो तो। अब अगले पे चलते हैं। अब 4 फॉर्म है, ठीक है, और इन 4 फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं। हाँ, तो सच्ची में लेके चले आओ। देखो, अब डिटरमिनेंट फॉर्म 3 फॉर्म हो गए, चौथा है डिटरमिनेंट फॉर्म। डिटरमिनेंट फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो इसका प्रूफ कहाँ से आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0 से। एरिया ऑफ ट्रायंगल में मैंने बताया था ना, तीसरा वाला तरीका डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में मैंने लिखा था, तो उसको 0 कर दो। कहाँ से आया ये आइडिया कहाँ से आ रहा है ये, दो पॉइंट गिवन है, x1/1 x2/2, और तीसरा पॉइंट हम लोग खुद से जनरल एज्यूम ही करते हैं, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे एज्यूम कर लो x, y। अब देखो, अगर 3 पॉइंट गिवन है तो वो 3 पॉइंट ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है। यस सर, कर सकता है ना। मान लो कि ट्रायंगल फॉर्म हो गया, मान लिया, ठीक, लेकिन यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन है, नहीं मान पाए। तो ये पॉसिबल कैसे है, ट्रायंगल गलत हो गया, मतलब सुनो, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं। सुनो तो सही, ये 3 पॉइंट है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP। मान लो 3 पॉइंट है, हम लोगों ने धोखे से मान लिया कि ये ट्रायंगल है,
और वहाँ पे ट्रायंगल ना बन करके स्ट्रेट लाइन बन रहा था। तो ये बताओ कि स्ट्रेट लाइन कोई ट्रायंगल बना ही नहीं रहा है तो इसका एरिया कहाँ का, एरिया तो बनेगा ही नहीं कुछ भी। तो एरिया क्या लिखोगे, 0। ठीक है, एरिया ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा फिर, उसके लिए निकालना पड़ेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया कैसे निकालते हैं, एक तो लेंथ हो और दूसरा ब्रेड्थ हो। ट्रायंगल ना। ट्रायंगल का एरिया में 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई करते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दोनों 2 चीज होना चाहिए ना, यहाँ पर एक चीज है दूसरा 0 है कि नहीं। ट्रायंगल में 0 हो गया, ट्रायंगल तो अगर स्ट्रेट लाइन का एरिया पूछेगा तो 0 लिखोगे। तो यहाँ से इस आइडिया से हम लोग लिख देते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म, समझे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी जो कि है नहीं, समझ रहे, एबीपी यहाँ पर ट्रायंगल है ही नहीं। अब जो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हुआ उसका एरिया कैसा, एरिया तो 0 है फिर, समझ गए। क्यों, क्योंकि एबीपी स्ट्रेट लाइन पे है, एबीपी लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन। अब इसका यूज करके लिख दो, हाफ डिटरमिनेंट लिखना 3 पॉइंट का, x(y1), x1 y1 1, x2 y2 और 1। मॉड भी हो गए, डिटरमिनेंट भी हो गए, 0 हो गए। अब क्या करोगे, इधर से 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 बच जाएगा। x(y1), x1 y1 1 और इधर x2 y2 1 इक्वल टू 0। तो ये है अपना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म। और ये इसमें लिख देना, मजबूरी में यूज करना है इसको मतलब ये नहीं y को टू mx प्लस c की तरह बस धड़ल्ले से यूज करते जा रहे हैं, ये मजबूरी में यूज होता है, समझ गया। वैसे यूज करने में कोई दिक्कत है क्या? ये थोड़ा मतलब सोचने में टफ पड़ता है, इसलिए कैलकुलेशन देख लो ना, डिटरमिनेंट ओपन करना पड़ जाता है इसमें। और डिटरमिनेंट ओपन करना अभी के लिए तो मुश्किल है, बाद में चल करके इजी लगेगा तुम्हें, लेकिन अभी के लिए तो थोड़ा लेंदी होगा ना, दिमाग उतना नहीं चलेगा 11th में। अभी देखो इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ये तो कर को दिया था, नहीं किया था, वो बताया तो था। वो एक ही इंटरसेप्ट है। यहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट ही गिवन है, वहां पर स्लोप था लेकिन यहाँ पर स्लोप नहीं है। वो क्या फिर ये? अरे यार वो था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, समझे। एक स्लोप का कंडीशन है, दूसरा इंटरसेप्ट गिवन है, समझ रहे हो। एम और इंटरसेप्ट गिवन था उसमें तीसरे वाले में, लेकिन अभी क्या गिवन है, अभी दोनों के दोनों इंटरसेप्ट ही गिवन है, स्लोप नहीं, समझे। स्लोप नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैंने लिखा है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि 2 इंटरसेप्ट गिवन है, समझे। डबल का मतलब 2 इंटरसेप्ट गिवन है, समझे। तो अब देखो इसमें जो गिवन है, x इंटरसेप्ट मान के चलो कि a के बराबर गिवन है, जनरल नोटेशन, और y इंटरसेप्ट b के बराबर है, ये अपना गिवन वाला है। y x ये 0। अब ध्यान से देखो, अगर x इंटरसेप्ट a के बराबर है तो ये वाला डिस्टेंस हो गया a और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया b, हो गया। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसका कोऑर्डिनेट। क्या लिखोगे बताओ, a,0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ये 0,b लिखोगे इसको। 2 पॉइंट पता चल गया यस सर, दोनों इंटरसेप्ट का यूज करके। यस सर, तो अब हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं इसके यस लिए, सर, कर लो। ओके सर। एक बीच में पॉइंट मान लो p x, y जनरल पॉइंट और लिख डालो इसको।
टू पॉइंट फॉर्म से लिखना, y माइनस जीरो इक्वल टू इधर x माइनस ए, और इन दोनों का डिफरेंस लिखो यहाँ पर स्लोप में, b माइनस जीरो और जीरो माइनस ए। समझ में आया? और ये मैंने लिखा कैसे, यूजिंग 2.4। रिकॉर्डिंग चल रहा था। यहाँ तक तो हो गया। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब इसके बाद इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है, इसको पूरा कर लो बस। तो y इक्वल टू, हाँ फिर कल कर लेना, टाइम हो गया ना अभी।
अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। कैसे? तो b को y के नीचे लेके आ जा, इक्वल टू ये 1/a जो है ना माइनस साइन के साथ मर्ज कर दो अंदर, ठीक है। तो क्या लिखोगे, माइनस एक्स बाई ए और माइनस माइनस प्लस ए बाई ए होगा, ए से ए कैंसर। अब इसको भी इस तरफ लेके आ जाओ, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसको याद कैसे रखना है? तो इसको ऐसे भी याद रखना है कि x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट है और y अपॉन वाई इंटरसेप्ट है, और दोनों का एडिशन क्या होता है, 1 के बराबर। समझ गए? x अपॉन ए वाई अपॉन वी इक्वल टू 1, लेकिन a क्या था, x इंटरसेप्ट, तो x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 बस। और जहाँ कहीं भी इंटरसेप्ट का काम आएगा वहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे इसको। या तो इंटरसेप्ट दोनों गिवन हो, या फिर एक गिवन हो एक फाइंड आउट करना हो, जहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट का काम आएगा वहाँ पर इसको यूज कर लेना है। समझ? अब इसके आगे जो क्वेश्चन था और जो कुछ भी था ना, वो सब कल कर लेंगे। अब ये सब परपेंडिकुलर है, फिर जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। उससे हम लोग स्लोप वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बस पता होना चाहिए। ओके सर। चलो अब आगे कल करते हैं फिर।